ए चिंटू, क्या कर रहा है? हेडफोन लगा ना आपने। वंस अगेन हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंग्री मास्टर जी। और मैं हूं आपका दोस्त एज यूजुअल द बैकबेंच टीचर। ठीक है, तो आज आगे की वीडियो डिस्कस करने वाले हम लोग इकोनॉमिक कॉज, पॉलिटिकल कॉज, रोल ऑफ मिडिल क्लास। सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा ऑडियो को। और वीडियो पे जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पे नोट्स बना सकते हैं तो अपनी कॉपी और पेन साथ में रखिए और नोट्स बनाते जाइए। जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ कॉपी पर नोट करते जाइए, क्योंकि आपके लिए आने वाले टाइम में ये वीडियो, ये ऑडियो और ये जितना भी हमारा टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इकोनॉमिक कॉज से। इकोनॉमिक कॉज क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? तो सबसे पहले जान लीजिए कि पॉपुलेशन की वजह से ही इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी फ्रांस में। पॉपुलेशन आज से नहीं, बरसों से किसी भी कंट्री का क्राइसिस का इकोनॉमिक कॉज रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से ही इकोनॉमिक क्राइसिस आती हैं। तो 23 मिलियन से 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गई थी फ्रांस की। 23 मिलियन से 28 मिलियन, ठीक है ना? देख रहे हैं आप, 5 मिलियन लोग बढ़ गए 1789 में, 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई। वेजेस जो थे वो भी वर्कर्स के इतने नहीं थे, प्रॉपर नहीं थे, जो कि वो फूड ग्रेन्स खरीद पाते हैं। अकॉर्डिंग नहीं थे, फूड ग्रेन्स के अकॉर्डिंग नहीं थे उनके वेजेस। तो भाई साहब हुआ क्या, वो अपनी फैमिली चला नहीं पा रहे थे ठीक से। अब आगे देखिए कि पॉपुलेशन किस तरीके से हमारे प्राइसेस को अफेक्ट करती है और क्या रिलेशन होता है पॉपुलेशन डिमांड का। आपकी बुक में भी दे रखा है, इसका एक स्ट्रक्चर दे रखा है, आपको फिल करना होगा। तो पॉपुलेशन जब बढ़ती है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि लोग बढ़ चुके हैं तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ती है। कोई भी फूड ग्रेन हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी कमोडिटी हो हमारी, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे आगे चल के। तो डिमांड जब बढ़ती है, प्राइस बढ़ जाता है। जब प्राइस बढ़ेगा, अब प्राइस बढ़ चुका है लेकिन वेजेस अभी भी लो हैं, वर्कर्स के वेजेस लो हैं, तो आ जाती है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये नया टर्म है, ये आपको बुक में भी देखने को मिलेगा और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है। जब कोई भी इंसान एनी वन इज़ नॉट एबल टू अफोर्ड बेसिक नीड्स, डेली नीड की चीज़ों को कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो चुकी होती है, या वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होती है, या फिर वो उसको ख़रीद ही नहीं पा रहा है, तो आ जाती है हमारी सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पॉलिटिकल कॉज की तरफ। पॉलिटिकल कॉज क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? पॉलिटिकल कॉज एक नहीं, बहुत सारे पॉलिटिकल कॉज थे। तो देखिए, लुइस 16 जब थ्रोन पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है, गेम ऑफ थ्रोन्स खेलता है आके, तो 1774 में वो गद्दी पर बैठ जाता है आके अपनी। भाई साहब, बाप दादाओं के कुकर्मों का फल मिलता है उसको, और उसको ट्रेजरी अपनी खाली मिलती है पूरी। उसके पास पैसे ऐसे होते नहीं है कुछ खर्च करने के लिए। शादी भी भाई साहब कर चुके होते हैं। अब 10 साल के लॉन्ग वॉर्स के बाद इनके बाप दादा ने लड़ाई करी थी 10 साल तक, ठीक है, इंडिपेंडेंस पाने के लिए, इधर उधर राज्यों को हड़पने के लिए करी होगी। अब ये क्या करते हैं आके, एक तो ट्रेजरी खाली है, ऊपर से 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए भाई साहब ने 1 लाख, वो 1 बिलियन लिवरेज दे दिए। 1 बिलियन लिवरेज दे दिए। लिवरेज एक करेंसी थी फ्रांस की उस टाइम पर, आपकी बुक में दे रखा होगा, देख सकते हैं आप। अब टोटल जो कर्जा चढ़ गया था भाई साहब, 3 बिलियन का चढ़ गया था। और जब लुई 16 ने कहा फ्रांस से कि हमें ये पैसा वापस चाहिए, मेरा पैसा वापस करो, अब तो तुम्हें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है ना। तो अमेरिकन कॉलोनीज़ बहुत बड़ी वाली थी। अमेरिकन कॉलोनीज़ ने क्या करा, अमेरिका को तो इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, फ्री की इंडिपेंडेंस मिली। उसने भाई साहब सीधे सीधे एक ही बात बोली लुई 16 के मुंह पे। क्या बोली, देख पहली लीजिए। फुर्सत में निकल। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। पॉलिटिकल कॉज का सेकंड पॉइंट क्या था? तो देखिए, 10% इंटरेस्ट मनी लेंडर्स लगाने लगे थे, जो भी लोन उन्होंने मोनार्क को दे रखा था, 10% लोन्स पर इंटरेस्ट लगाने लगे थे। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। जो भी बेसिक नीड्स थी, डेली नीड्स थी, बेसिक ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं किसी भी गवर्नमेंट को, उसके लिए, आर्मी मेंटेनेंस के लिए, पब्लिक रन करने के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, गवर्नमेंट रन करने के लिए, या फिर रोड्स और ये सब कुछ बनवाने के लिए, जो भी फंड्स थे, जितने भी फंड्स थे वो रेज़ नहीं कर पा रहे थे। मोनार्क फेल हो रहा था पूरी तरह से ये सब कुछ करने में, ना आर्मी मेंटेन हो रही थी, ना कुछ हो पा रहा था, भाई साहब बेकार बुरी तरह से ये फ्लॉप हो गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा ऐसा है भैया, टैक्सेस वसूलने लगो। किससे? निचले तबके के लोगों से, थर्ड स्टेट से।
थर्ड स्टेट के लोगों से, पीजेंट से, लॉयर से, इनसे वसूलो भाई, मोटी मोटी रकमें वसूलो। आप खुद ही देख लीजिए भाई साहब, इतने टैक्सेस बढ़ाने के बाद हमारे बेचारे गरीब मज़दूरों का हाल क्या था। देखिए भाई। आगे चलते हैं और जानते हैं रोल ऑफ मिडिल क्लास के बारे में, कि मिडिल क्लास का क्या रोल था हमारे। ठीक है, तो बैक बेंचर्स आज भी मिडिल क्लास के बारे में एक ही चीज़ सोचते हैं। मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं, चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे तुम में कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। मिडिल क्लास उस वक्त का बहुत हार्ड वर्किंग था, और आज भी मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन कुछ होते हैं जो अभी पीछे वीडियो में बताया गया, ठीक है ना। मिडिल क्लास क्या करते थे, ये एक सोशल ग्रुप थे उस टाइम के मतलब उस टाइम पीरियड में एक सोशल ग्रुप था, लोगों का एक ग्रुप था, स्पेशली नोन एज मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा था, ये भाई साहब प्रिविलेजेस में बिलीव नहीं करते थे बिल्कुल। कोई भी किसी का स्पेशल स्टेटस नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पीजेंट हो, सब ऑल आर इक्वल इन द साइट ऑफ गॉड, ठीक है ना। और ये ही लोग थे जो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते थे और रिफॉर्मेशन लाना चाहते थे सोसाइटी में, ठीक है ना। वांटेड टू ब्रिंग रिफॉर्मेशन। तो ये बात आप नोट कर लीजिए बिल्कुल, कि यही लोग थे जो रिफॉर्मेशन लाना चाहते थे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इकोनॉमिक स्टेटस जो था लोगों का, वो क्या था, मिडिल क्लास का इकोनॉमिक स्टेटस क्या था। ये ओवरसीज ट्रेड करते थे। किस चीज़ का ट्रेड करते थे भाई साहब, देखिए, ये ट्रेड करते थे सिल्क का, ये ट्रेड करते थे वुलन टेक्सटाइल्स का, ये ट्रेड करते थे सिल्क टेक्सटाइल का। और ये छोटा मोटा ट्रेड नहीं होता था, ये ओवरसीज ट्रेड होता था। उसकी वजह से ये मींस अपना बिजनेस चला रहे थे और बाकी टैक्सेस पे कर रहे थे, ठीक है ना। किससे कंपोज था मिडिल क्लास हमारा, लॉयर्स से, पब्लिक ऑफिशियल्स थे, पीजेंट से, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। इन्हीं लोगों को, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, इन लोगों को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हमारे होते हैं अफसरशाह, ठीक है ना। और क्या योगदान दिया हमारे मिडिल क्लास ने, और क्या डेडिकेशन था मिडिल क्लास का। तो फ्रांस जो था, फ्रेंच सोसाइटी जो थी, उसमें हमारे कुछ फ़िलासफ़र्स थे, प्रोमिनेंट फ़िलासफ़र्स, जाने माने फ़िलासफ़र्स, जिनसे मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था हमारा। मिडिल क्लास को उनके आइडियाज़ पसंद आते थे, लिबर्टी, फर्टर्निटी, इक्वलिटी के आइडियाज़ पसंद आते थे। किस तरीके से हम फ्री हो सकते हैं, किस तरीके से हमें फ्रीडम मिल सकती है, किस तरीके से हम सब इक्वल हो सकते हैं, उनको ये आइडियाज़ अच्छे लगते थे। तो ये आइडियाज़ वो अपने न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स के थ्रू स्प्रेड करने लगे, धीरे धीरे करके लोगों तक पहुंचाने लगे अपनी बातों को। तो जब ये आइडियाज़ लोगों तक पहुंचाने लगे, तो लोगों के दिमाग में भी आने लगा, जो अनपढ़ लोग थे उनके दिमाग में भी आने लगा कि हाँ यार, हमें इक्वल होना चाहिए और हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो इसी चीज़ ने क्या करा, लोगों को इकट्ठा कर दिया, एक साथ एकजुट कर दिया बिल्कुल। और यही लोग जो थे वो तैयार होने लगे थे रिवॉल्यूशन के लिए। इनका माइंडसेट चेंज हो गया था। इन्होंने सोचा कि जो हमारे मोनार्क है उसको हमें गिराना होगा और एक कॉन्स्टिट्यूशन लाना होगा। तो अब जानते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रोमिनेंट फ़िलासफ़र्स थे। चलिए बात करें अगर हम लोग प्रोमिनेंट फ़िलासफ़र्स की, कि कौन कौन से प्रोमिनेंट फ़िलासफ़र्स थे, तो बहुत सारे थे। लेकिन अगर मेन फ़िलासफ़र्स की बात करें, जो हाईलाइटेड फ़िलासफ़र्स हैं हमारे, तो सबसे पहला नंबर आता है जॉन लॉक का। जॉन लॉक ने एक बुक लिखी थी, टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने जो बुक लिखी टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, वो डिवाइन और एब्सोल्यूट पावर्स बताती है मोनार्क की, डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स और पावर्स ऑफ मोनार्क, ये बताती है। डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट्स कौन से होते हैं इस बुक में मेंशन किया गया है। सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे रोसियो, ठीक है। इन्होंने जो बुक लिखी है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पीपल, पब्लिक और उसके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में किस तरीके के अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके बारे में बात की गई है। इसके बाद आते हैं हमारे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने जो बुक लिखी है वो है द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर के बारे में डिस्कस किया है। उसके बारे में काफ़ी कुछ एलेबोरेट करके बताया कि किस तरीके से हमारा सिस्टम चलना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की हेल्प से। और आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन आता है फ्रांस में। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना हमारा फ्रांस, लुइस 16 के बारे में पढ़ेंगे, उसका कैरेक्टर कैसा था और बहुत कुछ। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो को अभी भी लास्ट तक देखिए, आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है आगे। अरे कहाँ जा रहे हो, सब्सक्राइब तो करते जाओ। अरे सर, कर दिया।
बताओ, बताओ ना, कुछ तो बताओ, अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ ना।